तो दोस्तों आज हो गया 30 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में केंद्र की तरफ से नए भूमि कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वहां की मुख्य धाराओं की राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि देश के बाकी राज्यों का भूमि कानून जम्मू कश्मीर के नए कानून के मुकाबले कहीं ज़्यादा कड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नए कानून मुकाबले में देश के अन्य राज्यों में भूमि कानून ज़्यादा सख्त है। भारत के लोग हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड जैसे राज्यों तक में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आगे कहा है कि पता नहीं हमारी क्या गलती है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। अगर हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो हम देश विरोधी कहलाए जाते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। आज की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर तेजस्वी यादव एक दिन में 12 से 13 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जमकर भीड़ इकट्ठा हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कमी के कारण रैली में जुट रहे लोग उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। वहीं युवा राजद ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। आसानी से लोग न सिर्फ हेलीकॉप्टर तक पहुंच रहे हैं बल्कि हेलीपैड के अंदर पहुंच जा रहे हैं, जो प्राण घातक भी सिद्ध हो सकता है। आज की तीसरी बड़ी खबर। बीएसपी के कुछ विधायकों के पाला बदलकर सपा का दामन थामने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गठबंधन के पूर्व सहयोगी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा को हराने के लिए अगर भाजपा को वोट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि सपा से गठबंधन की भलाई के लिए 1995 के गेस्ट हाउस कांड का केस वापस लेना उनकी भूल थी। उनके इस बयान को यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव में पार्टी को लगे झटके से जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने भी कहा है कि खरीद फरोख्त सपा की पुरानी प्रथा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इस चीज़ के जरिए उन्होंने जो संदेश दिया है उससे पूरा देश और प्रदेश उनके खिलाफ थू थू करने का काम करेगा। मायावती ने कहा कि यूपी के विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए अगर ज़रूरी हुआ तो भाजपा के पक्ष में भी वोट करेंगी। गौरतलब है कि बीएसपी के 7 विधायकों ने बगावत कर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आज की चौथी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और हम उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक सीमांचल की सरजमीन से इंसाफ नहीं होगा, और हम उस वक्त तक खामोश नहीं रखेंगे जब तक के सीमांचल में तमाम चीजें नहीं मिलेंगी जो पटना और दरभंगा और अतराफ के इलाकों में मिल सकती है। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन का क़यामत में लाया जाएगा। हम लड़ेंगे कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन बने। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 5 साल पहले हमको धोखा देकर वोट किया गया था। ओवैसी को कठवा कहा गया। गठबंधन के नाम पर कोचा दामन की जनता को धोखा देकर आपका वोट लिया गया। और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी चाय पी रहे और नीतीश कुमार दूध पी रहा है। इसका जिम्मेदार आरजेडी है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। अब ये गठबंधन के नाम पर फिर आएंगे। दोबारा आप इनके धोखे का और इनकी झूठ का शिकार मत होइए। हम आपको बता रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। जेडीयू वालों, तुम्हारा किस्सा खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। अब नीतीश कुमार की जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। अब बिहार में इंशाअल्लाह ताला जो अलायंस हमने बनाया है, जिसमें कुशवाहा साहब को हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता, कोचा दामन की जनता अपनी मोहब्बत और अपने वोट और दुआओं से जब जवाब देगी तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कुशवाहा साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और कोचा दामन में यहाँ पर जो है काम नहीं हुए करवाना है। आज सुबह में एक जर्नलिस्ट हमारे पास आए थे, एक सहाफी आए थे, पत्रकार आए थे और आकर उनसे सवाल
किया। असदुद्दीन ओवैसी, आप अपने जलसों में एनआरसी एनपीआर का जिक्र करके बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। तो हमने कहा पहुंचा दामन में हम जा रहे हैं, यहीं पर जनता से पूछ लेते हैं कि भाइयों बहनों आप बताइए, क्या CAA एनआरसी एनपीआर पर आप तमाम ने एहतजाज किया था ना? CAA एनआरसी पर एहतजाज किया था ना आप लोगों ने? हम उस पर बोले या ना बोले? ना बोले या बोले? बोले हम। क्या ये बात सच नहीं है कि जब पार्लियामेंट में CAA का कानून लाया गया तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने उस कानून को फाड़ दिया तो कौन था उसका नाम हमने सकता? ना कोई राजद के थे, ना कोई JDU के थे, ना कांग्रेस के थे। मैं इम्तियाज जलील ने उठकर कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को भारत के संविधान के खिलाफ है इसका फाड़ दिया। अब हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे क्या अगर कोई 50 साल का हो गया, शादी नहीं किया तो हम जिम्मेदार हैं? अगर कोई किसी के घर में बैल और भैंस या भैंस अगर दूध नहीं देती तो हम जिम्मेदार हैं गाय के? है घर में मुर्गा पुकारेगा नहीं तहज्जुद के वक्त, तो हमने कहा तो मुर्गे को मत पुकारो। हर चीज हमारे गले में लाके डालते। अरे अगर तुम मर्द हो तो बोलो ना एनआरसी एनपीआर के बारे में, क्यों नहीं बोलते? गठबंधन के लोग, उनकी जबान खामोश बैठी हुई है। याद रखो, सीमांचल की जनता, कोचा दामन की जनता एनआरसी एनपीआर की लड़ाई हमारे लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है और हमको लड़ना है। जब हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल करम से कोरोना खत्म होगा, उसकी वैक्सीन निकलेगी तो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज को आएगा और पूरे भारत में सबसे पहले एनआरसी का एहतजाज फिर यहीं से शुरू। हमने क्या किया तेलंगाना में हमने अपने मुख्यमंत्री से बात करके वहां की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करा दिया कि तेलंगाना में एनपीआर एनआरसी नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब वही इस तरह से अगर हमारे एमआईएम के आरएलएसपी के लोग कामयाब होंगे, उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा कि बिहार में एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, न 2010 का होगा न 2020 का होगा। जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे आपके वोट से, आपने JDU को महागठबंधन के नाम पर वोट दिया, इनकी जबान नहीं खुलती, नीतीश कुमार के आगे नजरें झुका देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के वोट नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर कोचा दामन में बनने की हिम्मत कर रहे। अरे बताओ आरजेडी वालों, तुमको 15 साल हुकूमत करने का बिहार की जनता ने मौका दिया, तुमने क्या किया सीमांचल के बारे में? हर बार आते आएंगे सीमांचल को, कोचा दामन को, किशनगंज में आकर कहेंगे ओ ऐसी है, ये कटवा है। अरे भैया ये तो बताओ, बिहार की 40 पार्लियामेंट की सीट पर आरजेडी के लोग क्यों नहीं जीते? तुम्हारी बहन हार गई, तुम्हारे भाई हार गए, बहुत से लोग हार गए। अगर यहाँ पर जीते तो क्या वजह थी? अगर अकल ईमान नहीं लड़ते तो ये भी JDU जीत जाती, बीजेपी जीत जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मेरी माँ और बहनों, अपने वोट को जाय होने से बचाइए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आपके सामने एक नेक शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी खिदमत करने का जज्बा रखता है और मुझे यकीन है कि अगर आप इन पर भरोसा करेंगे, अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से अपने वोट से इनको नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा, अल्लाह उसको रखेगा। मैं अपनी जबान से सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। अगर JDU आरजेडी के लोग आए तो ठीक है, आराम से कर जाइए, आराम से कर जाइए, आराम से सुरक्षित करिए भाई, सब खैरियत है। उतर जाइए, बाकी के लोग